भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जन विश्वास यात्रा के जनपद रामपुर के इस बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के चुनाव के सह-प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय सांसद सतीश गौतम जी, सूर्य प्रकाश पाल जी, विधायक श्रीमती राजबाला जी, श्री गोपाल अंजान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिलाध्यक्ष अभय गुप्ता जी, जिला प्रभारी राजीव सिसोदिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ख्यालीराम लोधी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, पूर्व विधायकगण, श्री शिव बहादुर सक्सेना जी, ज्वाला प्रसाद गंगवार जी, श्रीमती बीना भारद्वाज जी, ब्लॉक प्रमुख मिलक श्रीमती अर्चना गंगवार जी, देवकरण गंगवार जी, कुलवंत सिंह ओलख जी, हरजिंदर सिंह जी, श्रीमती हरिवाला जी और भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित बिलासपुर और रामपुर जनपद से उपस्थित भाइयों बहनों, ईस्वी सन के प्रथम दिन जन विश्वास यात्रा के लिए उमड़ा ये जनसैलाब उत्तर प्रदेश सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन की अपनी स्वीकृति दे रहा है। मैं इस अवसर पर इस वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार के 5 वर्ष के कार्यों को और उनकी उपलब्धियों को लेकर के जन विश्वास यात्रा निकल रही है, जो अपार स्नेह और आशीर्वाद जनता जनार्दन का प्राप्त हो रहा है। हम लोगों को लगता है कि 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना थके, बिना डके और बिना झुके सरकार ने जो कार्य किया है, उस कार्य की सार्थकता दिखती है जब जनता का स्नेह और जनता का आशीर्वाद मिलता है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा 5 वर्ष के अंदर किए गए इन कार्यों के लिए आप सभी जनता जनार्दन ने जो 5 वर्ष तक लगातार सहयोग किया, अच्छे कार्य पे अपनी स्वीकृति लगाई, इसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। फर्क साफ है भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के आवास में आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को, सहारनपुर में दंगाइयों को बुला करके सम्मानित किया जाता था। लेकिन 2017 के बाद मुख्यमंत्री आवास में किसानों का सम्मान होता है और गुरुवाणी का पाठ होता है। यही अंतर है। जिस
मुख्यमंत्री आवास में 2017 के पहले पेशेवर दंगाइयों को और अपराधियों और माफियाओं को सम्मानित किया जाता था, वही मुख्यमंत्री आवास आज उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सम्मान करने का एक माध्यम बना है। और वही मुख्यमंत्री आवास में आज इस देश के अंदर अपनी जवानी को लुटाने वाले गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के सम्मान और के कार्यक्रम को और उस अवसर पर गुरुवाणी के पाठ और कीर्तन के कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की तस्वीर 2017 के पहले क्या थी ये किसी से छुपी भी नहीं है, और फिर रामपुर से ज्यादा कौन इसको जानता है। हमने एक जनपद एक उत्पाद की अपनी एक अभिनव योजना देश के अंदर चलाई, और जब इस योजना को हम चला रहे थे तो मैंने देखा रामपुर के लिए ढूंढे ढूंढे कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अंत में रामपुर का एक ही चीज मिला, और मिला रामपुर का चाकू। लेकिन इस चाकू का उपयोग कैसे करना है, तो मुझे गुरु परंपरा याद आई। अगर अच्छे लोगों के पास शस्त्र होगा तो देश और धर्म की रक्षा के लिए उसका उपयोग करेगा, लेकिन गलत लोगों के हाथों में होगा तो लूट खसोट और गरीबों की, दलितों की संपत्तियों पर कब्जा करने में उसका दुरुपयोग करेगा। और रामपुर की ये चाकू जो कभी रक्षा के काम आती थी, जिसके कारण इसका नाम रामपुर पड़ा था, समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों की जमीनों पर, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करने का वो माध्यम बन गया था। और इसीलिए जिसने जैसे किया उसको उसका फल भी दे दिया गया। और हम लोगों ने तो पहले ही दिन इस बात को कहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने तो पहले ही दिन कहा था, हम लोगों ने कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। भैया बहनों, जीरो टॉलरेंस का मतलब यही था कि अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है, गरीबों की संपत्ति को जबरन कब्जा किया है, और अगर किसी ने प्रदेश के अंदर व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा किया है, तो संपत्ति को वापस उस गरीब को या तो सरकार देगी, और अगर सरकारी संपत्ति है तो वह संपत्ति वापस सरकार लेगी। और इसके लिए सरकार ने आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती, कोई उसमें हम लगातार कार्य करते रहे। और भाइयों बहनों, हमें कोई संकोच नहीं हुआ। ये वही प्रदेश है जहां पर पहले किसी भी धर्मस्थल के नाम पर पैसा नहीं मिलता था। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश के अंदर गरीब को मकान नहीं मिलता था। मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपदों में आज हमने बिजली दे दी है। अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू आज कुछ बोल रहे थे, और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां, यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के हर एक गरीब की झोपड़ी में भी और राजमहल में रहने वाले व्यक्ति के घर में भी बिजली हर समय जलती हुई दिखाई देती है। हमने बिना भेदभाव
प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों के आवास बनाए और आपके रामपुर जनपद में भी लगभग 18,000 गरीबों को एक एक आवास देने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। लाखों नौजवान, लाखों परिवारों को शौचालय दिए हैं। हर गरीब को बिजली का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाया है और हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन देने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, सरकार ने कोई गुरेज नहीं की, कोई अन्याय नहीं किया, कोई शोषण नहीं किया। जिस गरीब का, जिस गांव का, जिस महिला का, जिस नौजवान का जो अधिकार था वह दिया। पहले एक गरीब के लिए आने वाले आवास का पैसा, बिजली का ये पैसा, शौचालय का ये पैसा कहां जाता था, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, एक सप्ताह पहले आपने नोटों की गड्डियों के पहाड़ जेसीबी से निकालते हुए देखा होगा। कैसे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के घरों से नोट की गड्डियां निकल रही हैं। ये नोट की गड्डियां खेत और खलिहानों में नहीं पैदा हो रही है, ये जनता की कमाई पे डकैती डाल करके विकास के कार्य को अवरुद्ध करके जो अनैतिक तरीके से इन्होंने संपत्ति अर्जित की थी, ये वही पैसा है, वही पैसा आज निकाला जा रहा है। ये वही पैसा है जो आज उनसे वापस लिया जा रहा है। कैसे लूट रहे थे आप सोच सकते हैं। ये लोग अपने पूरा बंदोबस्त किए हुए हैं। इनको उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं, गरीब से कोई मतलब नहीं, नौजवान से कोई मतलब नहीं, बहन बेटियों से कोई मतलब नहीं। नौजवान के लिए पहले नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजे का पूरा गैंग वसूली पे उतर आता था। और भाइयों बहनों, उसके बाद होता क्या था, भर्ती होती थी विवादित, न्यायालय लगाता था स्टे, और उसके बाद नौजवान की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता था। लेकिन आज तो 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दी, कोई विवाद नहीं। 1,61,00,000 नौजवानों को हमने रोजगार दिया, क्योंकि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में निवेश हुआ। 60 लाख लोगों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा, क्योंकि पहले से ही सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद था। लेकिन भाइयों बहनों, पिछली सरकारों में यह कार्य इसलिए नहीं होता था क्योंकि दंगा होते थे। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। और दंगों की चपेट में न केवल हर पक्ष आता था, व्यापारी लुटता था, नौजवान पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, बल्कि पर्व और त्योहार भी नहीं मनाने देते थे। आज भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, और जिसने दंगा भड़काने का प्रयास किया उसको कह दिया गया कि अगर दंगा कराओगे अगली 7 पीढ़ियों का एक मुश्त यहां पर लिख के जाओगे कि वे भरपाई करती रहेगी। सरकारी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाओगे, गरीब की संपत्ति को लूटोगे और व्यापारियों की संपत्ति को आगजनी के हवाले करोगे, तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन भर नहीं पाएंगी। इसलिए दंगा करना छोड़ दो। भाइयों बहनों, आज प्रदेश एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, भारत के अंदर होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, कांवड़ यात्रा हो, रंगोत्सव हो, दीपोत्सव हो, गुरु वाणी का पाठ हो, या फिर प्रकाश उत्सव के कार्यक्रम हो, इन पे कोई रोक टोक नहीं। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। सभी लोग आनंद के साथ इन आयोजनों के साथ जुड़ते हैं। 2017 के पहले क्या स्थितियां थी, मोदी जी के आने के बाद आपने देखा होगा कि कैसे
जी से जुड़े हुए पवित्र करतारपुर के कॉरिडोर के निर्माण के कार्रवाई को पाकिस्तान आड़े लगाया हुआ था, कहीं ना कहीं अवरोध बनता था, लेकिन आज उस कॉरिडोर को भी खोलने का कार्य हुआ। देश को जोड़ने का कार्य, हरेक वर्ग और पंथ और संप्रदाय से जुड़े हुए स्थलों का सम्मान का कार्य आज हो रहा है। लेकिन पिछली सरकारें क्या करती थी? विकास नहीं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं, लेकिन शोषण भी करते थे, दंगाइयों को प्रोत्साहित करते थे, आतंकी घटनाओं को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे, युवाओं पे झूठे मुकदमे दर्ज करते थे। लेकिन भाइयों बहनों, आतंकवादियों के मुकदमों को ये वापस करते थे। अंतर यही है, फर्क साफ है। 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार जब प्रदेश में आई थी, उस सरकार का पहला फैसला था आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेना। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब प्रदेश में आई तो हमारी सरकार का पहला फैसला था 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का। आज ही प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश के 2,54,00,000 किसानों के खाते में और देश के 10 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे भेजने का काम किया। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों के खाते में जा रहा है। ये पैसा पहले नहीं जाता था। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं। वर्तमान में पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रही है। ये सबसे बड़ी महामारी कोरोना के रूप में देश और दुनिया को पूरी तरह पस्त की हुई है, लेकिन इसी से रास्ता निकालना होगा और उसी से रास्ते निकल भी रहे हैं। जनता अपना हौसला दिखा रही है, पूरा समाज एकजुट होकर के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। मुझे एक बात बताइए, कश्मीर में धारा 370 एक कांग्रेस के समय क्यों नहीं समाप्त हो पाई? समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार को समर्थन कर रहे थे, तब इन्होंने क्यों नहीं समाप्त किया? कश्मीर में आतंकवाद की जड़ धारा 370 को समाप्त करने का कार्य भी अगर किसी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है और आतंकवाद को सदैव के लिए समाप्त करने का संकल्प भी लिया है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, आज तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज मैं पूछ रहा था, आज मैं देख रहा था, आज बबुआ बोल रहे थे कि अगर हमारी सरकार होती तो हमारी सरकार भी भव्य राम मंदिर बनाती। अरे मैंने कहा, कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत होती तो राम मंदिर के बारे में सोचते। जब उनकी सरकार थी, जब उनकी सरकार थी, याद करिए, राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग आज कहते हैं कि अगर हम भी सत्ता में होते तो हम भी राम मंदिर का बना देते हैं। ये बदलाव है, ये आपकी ताकत है भाइयों बहनों, आपकी ताकत है। ये आपके वोट बैंक की ताकत इनको नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर रही है। और जिस दिन आप चाहेंगे, ये लोग नाक रगड़ करके आपके पास आएंगे कि 1990 के राम भक्तों पर चलाई गई गोलियों के लिए माफी मांगते हैं, इनको कहना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए अपने कृत्यों के लिए। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग आज कहते हैं कि अगर सत्ता में रहते तो हम भी राम मंदिर का निर्माण कर देते। तो फिर सकीबुल रहमान वर्ग क्या करते हैं? क्या करते हैं लोग? ये जो गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले लोग क्या करते फिर? भाइयों बहनों, कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा, हर व्यक्ति की फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न योजना का लाभ। डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी दी जा रही है।
और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? वाह भाई, रामपुर के सभी लोगों का मैं तो अभिनंदन करता हूं कि आप सब ने वैक्सीन ले ली है। सभी लोगों ने वैक्सीन ले ली है। और मैं आप सबसे अपील करूंगा, जिन लोगों ने पहली डोज ली है दूसरा डोज जरूर ले लेंगे। जिन लोगों ने दोनों डोज ले ली है वे लोग आसपास अगल बगल कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जिसने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है, उसको भी वैक्सीन लेने के लिए जरूर बोलेंगे। ये कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई है, यह अदृश्य शत्रु है और मिलकर के देश की इस लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना ही होगा। और भाइयों बहनों, सावधानी और सतर्कता, घबराने की आवश्यकता नहीं, सावधानी और सतर्कता के साथ हम इसका सामना कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर जहां हम लोग रामपुर में आए हैं, मैं आपको इस बात को कह सकता हूं कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही न केवल गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करेगी, बल्कि विकास के बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लाने का काम भी कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। सुरक्षा और समृद्धि का मार्ग भी कोई आगे बढ़ाएगा तो भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी। आज यहां पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, यहां रामपुर जनपद में और प्रदेश के कुछ अन्य जनपदों में 1947 के बाद से पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से काफी लोग आए थे। उनको जमीन के टुकड़े दिए गए थे, लेकिन जमीन के टुकड़े उनको सरकार के द्वारा दिए जाने के बाद उन लोगों को अभी तक अधिकार देने की प्रक्रिया पिछली सरकारों ने नहीं किया था। सरदार बलदेव सिंह ओलख जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मुझे मिला था, हमने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, जो कि राजस्व की प्रक्रिया है, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। और मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि एक जिन लोगों जो जहां पर काबिज हैं, अभी उन लोगों को वहीं पर रह करके उनकी उपज के क्रय और बेचने और उन्हें बीज और खाद उपलब्ध करवाने की व्यवस्था सरकार करवाएगी। और मैं सभी जिला प्रशासन से कहूंगा कि वे इस पर संवेदनशील तरीके से इसका समाधान का रास्ता निकालें। उनको व्यवस्थित पट्टा देने की कार्रवाई सरकार करेगी। और वह एक चूंकि एक राजस्व की प्रक्रिया होती है, उस सुनवाई की प्रक्रिया हमारी चल रही है, उस प्रक्रिया को हम समयबद्ध ढंग से आगे निकाल करके और एक सुविचारित न्याय संगत उपाय लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और उस प्रक्रिया में आप सभी मदद करेंगे तो वे सभी लोग जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित हुए थे, पीड़ित हुए थे, वहां से उनको वापस भारत आना पड़ा था, उन लोगों के साथ में एक बड़ा न्याय होगा। और उस न्याय के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और मैं उन सभी को आश्वस्त करता हूं, उन सभी लोगों को हम लोग यहां पर न्याय देने का कार्य करेंगे। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज आपने भारी संख्या में यहां पर उपस्थित होकर के सरदार बलदेव सिंह ओलख जी को समर्थन किया है। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव में मुझे यहां आना था तो मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया था, याद है ना? तो मैं तो उस समय यही सोच रहा था कि हो सकता है कि ओलख जी ने ही ना उतरने दिया हो। लेकिन बाद में जब मैं यहां से वापस बागपत पहुंचा तो इनका फोन आया कि मेरे यहां तो सभा होनी थी। मैंने कहा मैं तो सोच रहा था कि आप ही ने गलत कोऑर्डिनेट मुझे दे दिए थे और इसलिए जहाज ढूंढ ही नहीं पा रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, आज आपका स्नेह हमें यहाँ पर लेके आ गया है और यहाँ पर आपने सरदार बलदेव सिंह ओलख जी के नेतृत्व में, श्रीमती राजबाला जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में इस जन विश्वास यात्रा का जो ऐतिहासिक स्वागत किया है, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। यह वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, खुशहाली भरा हो,
विकास की योजनाओं का लाभ आपको प्राप्त हो। केंद्र और प्रदेश सरकारें आपके जीवन में खुशहाली लाने के लिए वे सभी उपाय करें जो आपकी और आपकी आने वाली पीढ़ी के जीवन को मंगलदायी बना सके। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।